हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज पढ़ेंगे। ओवरव्यू, दिस चैप्टर डील्स विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। After discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social sciences, poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line, causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. The chapter ends with broadening the official concept of poverty into human poverty. Introduction. आपने डेली लाइफ में हम कई ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं वो गरीब हैं, वो गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। वो बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं, गरीबी देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका मतलब ये है कि वर्ष में 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका ये भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। ये इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। टू typical cases of poverty. Urban case. 33-year-old राम सरन झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वो एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। ये 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसमें उसकी पत्नी और 6 महीने से 12 वर्ष तक के एज के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के पास व्यक्ति की निर्धन माना जाता है। और फिर उसके बाद से आगे की हम कहानी देखते हैं। He has to send money home to his old parents who live in a village near रामगढ़। वो गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना उसको पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम सरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर ही निर्भर हैं। राम सरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। ये ईंटों और मिट्टी के से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में नौकरानी का काम करती हैं और वहाँ पर 800 रुपये कमा लेती है। वो दिन में 2 बार दाल और चावल का भोजन जुटा लेती है, पर ये उन सबके लिए पर्याप्त तो नहीं है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से सभी के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने के लिए नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्पपोषित रहते हैं। जब वो बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिल पाती। रूरल केस। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसीलिए वो बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसा ही होता है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले में 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन हमेशा खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कोई किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं
मिल पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ी बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक की मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 साल पहले ही मर गए। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त हैं और उसका जीवन भी धीरे धीरे खराब हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। उसे 10 साल की उम्र में ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदने कुछ सालों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल निर्धनता के कई चीज़ों को दिखाते हैं। वो दिखाता है कि निर्धनता का मतलब भूखमरी और आश्रय का ना होना है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकलना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। चूँकि निर्धनता के कई पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वो हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुँच की कमी, ये सब जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है, जैसे कि सोशल एक्सक्लूजन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर वो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट एग्जाम्पल भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसर से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय की बहुत कम नहीं करता, बल्कि इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय, जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताया है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए कई समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों में से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद और कई मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्वान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। पॉवर्टी लाइन। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय या उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के
एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं कई कालों कई देशों में अलग हैं, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा अलग हो सकती है। सभी देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं जिसे विकास और स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। जैसे कि अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है, लग्जरी मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन का प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकता, ये सब पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे कि अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल, चीनी, ये सब मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। एज, लिंग, काम करने की प्रकृति, ये सब आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग बहुत शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011 से 12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया था। इन कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा और उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। इसी तरह के परिवार को शहरी 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 साल पर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि $1 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर पॉवर्टी एस्टिमेट्स। यहाँ पर स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993 से 94 में लगभग 45% से वर्ष 2004 से 5 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 21.9% पर आ गया है। यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ सालों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 21.9% से नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004 से 5 में 407.1 मिलियन से गिरकर 269.3 मिलियन साल 2011 से 12, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% साल 2004 से 5 से 2011-12 के बीच में हुई है। यहाँ पर रेशियो बताया गया, आप इसे समझ सकते हैं। असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। ये इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को यहाँ बताया गया है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है,
अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 33% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 40% भूमिहीन कृषि श्रमिक और 29% अनुसूचित जातियों भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल ही कुछ अध्ययनों में दर्शाया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को छोड़कर कई सभी 3 समूहों अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निर्धन परिवारों में कुछ लोग दूसरे से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। महिलाओं, वृद्ध लोग और बच्चियों को सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इसीलिए महिलाएं, शिशु, विशेषकर बच्चियां और वृद्ध निर्धनों में भी निर्धन होते हैं। यहाँ पर स्टोरी बताई गई है शिवरमन की। शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के एक पास के छोटे गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आर्योथांथियार मोची जाति का है और अब वो 50 रुपये प्रतिदिन 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। लेकिन उसे ये काम साल में बस 5 या 6 महीने मिलता है। अन्य समय वो गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 ईयर्स की विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उनकी 25 साल की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं। इनकी आयु 1 से 16 साल के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और कई वस्तुएं खरीदना बहुत लग्जरी है और उसके बस के बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसीलिए वो अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उनकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हैं। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर स्कूल भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती हैं, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य लड़का नहीं ढूंढ पा रहा है। उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। सभी राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के शुरुआत में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर अलग अलग राज्यों में काफ़ी अलग है। 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। जैसा कि आप वहाँ पर फिगर ग्राफ में देखे हैं, बिहार और उड़ीसा कम से कम 33.7 एंड 32.6% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धन
निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। विकासशील देशों में कई आर्थिक निर्धनता। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार $1 से कम पर जीवन निर्वाह करना रहने वाले लोगों की अनुपात 1990 के 35% से गिरकर 2013 में 10% हो गई है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बहुत बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या काफ़ी कम हुई है। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तेज़ी से हो रही है, 54% से गिरकर 15% हो गई है। कई निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में घटकर कम हुई है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। भारत में व्यापक निर्धनता के कई कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारियों को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया है। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके बाद रोजगार के अवसर घटे और आय में वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। उन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना है। यही सारे कारण हैं निर्धनता के। एंटी पॉवर्टी मेजर्स। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों जैसे कि आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर है। यही 2 मेजर वर्क है। द चैलेंजेस अहेड। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 सालों में अधिक प्रगति होगी। ये मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। ये न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के बारे में है। कई बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या रोजगार की सुरक्षा है या आत्मविश्वास है? क्या वो जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता और निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे।